नमस्ते गंगणपतये नमः। खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्र बदनं लंबोदरं सुंदरं प्रस्यन्दन मदगंध लुब्ध मधुप व्यालोल गंडस्थलम दंताघात विदारितारि रुदिरैः सिंदूर शोभाकरम वंदे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिं प्रदं कामदं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि विहन्तु चापदः। जय मां। आज आप लोगों से मैं हस्तरेखा के विषय में जो चर्चा करने जा रहा हूं उसमें पर्वत के ऊपर चर्चा करेंगे। पर्वत कौन सा कहाँ होता है, कौन सा पर्वत स्वस्थ है, कौन सा पर्वत बिगड़ा हुआ है, साथ ही पर्वत पर कौन सा चिन्ह है, उसका क्या प्रभाव होगा। इसके अलावे पर्वत को रत्नों के द्वारा कैसे ठीक किया जाए जिससे वो अपना सही फल देना आरंभ कर दे, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, 9 ग्रहों की जो पर्वत होते हैं जिसको माउंट कहते हैं, वो हाथ के विभिन्न विभिन्न जगहों पर रहते हैं। हमारी अंगुली 5 है। अंगुष्ठ, उसके बगल वाले अंगुली को तर्जनी, उसके बगल वाले को मध्यमा, उसके बगल वाले को अनामिका और उसके बाद वाले को कनिष्ठा कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको अंगूठा के पास जो पर्वत होते हैं उसको बता रहे हैं। अंगूठा के मूल में और दो माउंट होते हैं। एक शुक्र का माउंट रहता है और दूसरा निम्न मंगल का पर्वत रहता है। अब शुक्र का पर्वत कहाँ रहता है और निम्न मंगल का पर्वत कहाँ रहता है, इसको आप जानें। अंगूठा के बाद और तर्जनी अंगुली के नीचे से जो लकीर निकल करके और अंगूठा को घेरते हुए जो मणिबंध तक जाती है, उस रेखा को हम जीवन रेखा, लाइफ लाइन कहते हैं। उसमें मणिबंध के से लेकर के और अंगूठा के जड़ के आधे भाग तक जो है, आधे से थोड़ा अधिक भाग जो है, वह शुक्र का पर्वत माना जाता है। और ठीक उसके ऊपर निम्न मंगल का
पर्वत रहता है। ये दो पर्वत तो आप जान गए। शुक्र का अंगूठा के मूल से लेकर के मणिबंध तक जिसको जीवन रेखा घेरते हुए मणिबंध तक पहुंचती है, वह भाग जो है वह शुक्र का भाग हुआ। और ठीक शुक्र से नीचे और जीवन रेखा के अंदर और तर्जनी अंगुली से नीचे, यानी शुक्र पर्वत के नीचे, ऊपर, सॉरी, शुक्र पर्वत के ऊपर निम्न मंगल का पर्वत होता है। ये आप जान गए, दो पर्वत जान गए। अब तीसरा पर्वत गुरु पर्वत। गुरु पर्वत तर्जनी अंगुली के मूल का भाग जो होता है और मध्यमा से सटे हुए, ये बृहस्पति का पर्वत होता है। मध्यमा अंगुली के मूल में तरहत्थी पर जो भाग होता है वह शनि का पर्वत होता है। तर्जनी अंगुली के मूल में सूर्य पर्वत होता है और कनिष्ठा अंगुली के मूल में बुध पर्वत होता है। ये पर्वत सारे हृदय रेखा से घिरे हुए होते हैं। ये चारों पर्वत हृदय रेखा से के अधीन रहते हैं, यानी हृदय रेखा के ऊपर रहते हैं। अब आप आ जाइए चंद्रमा और ऊर्ध्व मंगल, इन दोनों के। तो चंद्रमा जो है वो तलहत्थी में मणिबंध के बाएं साइड में और मस्तिष्क रेखा से नीचे और मणिबंध से ऊपर ये चंद्रमा का भाग होता है। यहां पर चंद्रमा का पर्वत रहता है और ठीक चंद्रमा पर्वत के ऊपर और हृदय रेखा से नीचे का भाग जो है वो ऊर्ध्व मंगल का होता है। अब रह गया राहु और केतु। राहु का पर्वत मस्तिष्क रेखा से ऊपर, मस्तिष्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर और मस्तिष्क रेखा से नीचे और चंद्रमा से ऊपर, ये जो पोर्शन होता है मस्तिष्क रेखा, लाइफ लाइन और हृदय रेखा के बीच का जो भाग होता है वो राहु का होता है। केतु का स्थान मणिबंध के मूल में लाइफ लाइन के अंतिम छोर और चंद्रमा के पर्वत और शुक्र पर्वत के सटे हुए मणिबंध के पास केतु का पर्वत होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में पर्वत का स्थान ये दिया गया है। अब देखिए, ये पर्वत अगर स्वस्थ होते हैं, यानी अपने जगह पर और बैलेंस अवस्था में रहने पर ये पूरा फल प्रदान करते हैं।
अपने गुण के अनुसार, और यदि ये अस्वस्थ अवस्था में है, ये मान लीजिए कि शुक्र का माउंट जो है वो बहुत दबा हुआ है, शुक्र के माउंट बहुत विकसित नहीं है, या शुक्र का माउंट बहुत विकसित हो गया है जरूरत से अधिक, तो उसका क्या फल होगा? अविकसित है तो उसका क्या फल होगा? शुक्र के माउंट पर, शुक्र के पर्वत पर अगर कोई आइलैंड, द्वीप बन गया है तो उसका फल क्या होगा? शुक्र के माउंट पर अगर क्रॉस है, त्रिकोण है, स्क्वायर है, या क्रॉस है, इन सभी चिन्हों का अलग अलग महत्व होता है। पहले तो आप इस बात को जान लें। देखिए, शुक्र का माउंट यदि बैलेंस्ड है, विकसित है, तो वह जातक समृद्ध व्यक्ति, ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होता है। उसके अंदर सेक्स की प्रवृत्ति भी प्रौढ़ होती है। वह जातक देखने में सुंदर, सुडौल और काफी धनवान एवं बुद्धिमान होता है। शुक्र का माउंट अगर अविकसित है तो जातक संकीर्ण विचार रखने वाला, बहुत बोलने वाला तथा आर्थिक स्थिति उसकी दयनीय होती है। ये बात जान लीजिए। वो बड़ा ही संकीर्ण अवस्था से गुजरता है। मंगल का, निम्न मंगल का अगर पर्वत संकीर्ण है, वह स्वस्थ नहीं है, बहुत दबा हुआ है, बहुत संकुचित है, तो ऐसे जातक स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान होते हैं। उस निम्न मंगल से अगर कोई रेखाएं निकलकर और जीवन रेखा या जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर अगर मस्तिष्क रेखा को क्रॉस करते हुए गुरु पर्वत की ओर जाती है, तो जातक दिमाग से अनबैलेंस्ड होता है। उसको शॉर्ट टेम्पर हमेशा रहेगा, छने तुष्टा छने रुष्टा की गुण से वो प्रभावित रहेगा। ये रेखा अच्छा नहीं होता। ऊर्ध्व मंगल, अगर निम्न मंगल बहुत पुष्ट है, स्वस्थ है, तो वह जातक स्वास्थ्य को लिए धनी है, उसका स्वास्थ्य बुलंद रहेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। लेकिन वही निम्न मंगल अगर अति विकसित हो गया है, तो जातक को स्वास्थ्य को लेकर के एक्सीडेंट, चोट चपेट आदि में प्रभावित करेगा। ऊर्ध्व मंगल अगर विकसित है तो जातक बुद्धि से बहुत प्रतिभावान होता है। उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है और वह बुद्धिजीवी क्षेत्र में कार्य करता है। और यदि किसी जातक का ऊर्ध्व मंगल अविकसित है, अन्य पर्वतों का से दबा हुआ है, ऊर्ध्व मंगल पूर्ण विकसित नहीं है, तो ऐसे जातक बहुत
पढ़ने लिखने वाले नहीं होते हैं, बुद्धिजीवी क्षेत्र में नहीं रहते हैं और बहुत मानसिक क्लेश में जीवन बिताते हैं। व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करें क्या न करें, हमेशा उनके दिमाग में प्रपंच बना रहता है। ये बात समझ लीजिए, वो कलही प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनके अंदर कलह की मनोवृत्ति, बात पकड़ने की मनोवृत्ति, वो माफ करने की भावना नहीं रखना, बहुत जिद्दी होना, ये सब गुण उसमें आ जाता है। ये बात जान लीजिए। अब ये दो पर्वत के बारे में तो मैंने बताया, तीसरा मैं बता रहा हूं चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत अगर बैलेंस है तो जातक की मनोदशा बहुत ही उत्तम होती है और वह कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन जिसका चंद्रमा अविकसित या उस पर पड़ी रेखाएं बन जाती है तो ऐसे जातक स्वप्न बहुत देखेंगे, लंबी लंबी कल्पनाएं बहुत करेंगे, लेकिन उसके अनुसार यथार्थ में कर्म नहीं करेंगे। चंद्रमा के अविकसित होने पर उस पर अगर कोई दोष आ जाता है तो ऐसे जातक को ठंड जनित बीमारी से भी ग्रसित रहना पड़ता है। ऐसे जातक ठंड रोग से ग्रसित रहते हैं, जैसे साइनस हुआ, गला में बीमारी हुआ, कफ से जनित रोग हुआ, चेस्ट में, फेफड़ा में रोग हुआ, ये सब ऐसे जातक को होता है। अब हम चंद्रमा के बताने के बाद अब आपको बृहस्पति की पर्वत के ऊपर विचार कर रहे हैं। बृहस्पति जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बृहस्पति का पर्वत अगर स्वस्थ है, अपने जगह पर है, तो वो जातक प्रशासनिक पद पर, साथ साथ बुद्धिजीवी क्षेत्र, किसी को ज्ञान देने का काम, राजनीतिक मंत्री या मुख्यमंत्री या उच्च पद समाज में वो अर्जित करता है। उसके पेट, आंत, लीवर ये सब स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति का बृहस्पति का पर्वत कमजोर हो जाए या शनि के तरफ चला जाए या पर्वत अपने स्वस्थ जगह पर नहीं हो, तो पहले तो जान लीजिए कि उस जातक को पेट से संबंधित बीमारी और उसका जो काम करने का तरीका होगा वह अनिर्णय की अवस्था में हमेशा रहेगा। क्या करें क्या न करें, और बहुत जल्दी फल पाने की लालसा में रहता है, जिसको थोड़ा ही समय में कार्य नहीं पूरा होने पर वो उसे छोड़ देता, बीच में ही छोड़ देता। साथ ही उसका स्वभाव शंकालु हो जाता है, वो बहुत शंका की दृष्टि में जीता है। ऐसे जातक को अपने बृहस्पति को ठीक करना चाहिए। इसके बाद शनि का पर्वत आता है। शनि का पर्वत अगर स्वस्थ है तो जातक बहुत ही मजबूत अवस्था में रहता है। उसकी सोच, उसकी स्टेमिना,
उसके निर्णय करने की क्षमता, उसको डिसीजन जो लेता है वो सब सही एक निष्ठ होता है। जो सोचे वो करेंगे, जो कहे वो करेंगे। शनि यदि अति विकसित हो जाता है तो ऐसे जातक का लगाव अध्यात्म वगैरह से अधिक हो जाता है। वो निराशावादी विचार के हो जाते हैं। साथ ही शनि का माउंट, शनि पर्वत यदि पूर्ण स्वस्थ है तो जातक बहुत कर्मठ, बहुत कर्म करने वाला तथा वह इंडस्ट्री, कोई बहुत बड़ा खेल के क्षेत्र में बहुत बड़ा डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर आदि क्षेत्र में वो सफलता प्राप्त करता है। टेक्निकल क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए शनि का बहुत ही महत्वपूर्ण, शनि पर्वत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही अध्यात्म के क्षेत्र में उपलब्धि पाने के लिए भी शनि पर्वत का बहुत महत्व है। इस बात को ध्यान से जानना है। शनि पर्वत अगर बहुत अविकसित है तो ऐसे जातक जनरली आत्महत्या वगैरह भी करते हैं। निराशावादी विचार और जो अपने आप में तनावग्रस्त जीवन जीने लगते हैं। इसलिए शनि को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। इसके बाद सूर्य का पर्वत आता है। सूर्य ग्रहों में राजा है, आप ही जान लीजिए, और ये अनामिका अंगुली के नीचे होता है। सूर्य पर्वत अगर सही रहा तो ये एकदम निश्चित जान लीजिए कि आपकी स्वास्थ्य जो है मस्तिष्क से लेकर के हृदय तक सारा बहुत स्वस्थ रहेगा। मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, हृदय भी स्वस्थ रहेगा, साथ ही आपकी मनोदशा भी बहुत स्वस्थ होगी। कर्म क्षेत्र में राज्य से संबंधित उच्च पद प्राप्त करना तथा प्रशासनिक पद पर रहना आपको, आपके लिए शुभ रहता है। और ऐसे जातक इन्हीं क्षेत्र में रहते भी हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या मंत्री आदि पद से अपने जीवन में सुशोभित करते हैं। सूर्य का माउंट अगर अविकसित है, दोषपूर्ण है, तो वैसी अवस्था में हृदय रोग, पेट से संबंधित बीमारी तथा बहुत ही अपमान सहने का मौका मिलता है। बहुत जलील होना पड़ता है समाज में, बदनामी, ये जान लीजिए। सूर्य से जस प्रतिष्ठा का पूरा विचार किया जाता है। इसके बाद बुध पर्वत आता है जो कनिष्ठा अंगुली के नीचे रहता है। बुध पर्वत से मुख्यतः आंत का शरीर में विचार किया जाता है। बुध अगर स्वस्थ है तो शरीर में आपकी आंत, आपकी पाचन शक्ति बहुत मजबूत होगी। अगर साथ ही इससे वैज्ञानिक क्षेत्र में सफलता मिलती है, जो साइंटिस्ट होते हैं तथा जो ये जितना मेडिकल क्षेत्र में जो सफलता मिलती है, कानून के क्षेत्र में जो सफलता मिलती है, वकालत, जज तथा न्यायविद एवं इसके साथ साथ सीए, ये सब कॉमर्स आदि क्षेत्र में बुध के स्वस्थ रहने पर ही सफलता मिलती है। लेकिन बुध अति विकसित हो जाता है तो वैसे जातक फ्रॉड, धूर्त
तथा दूसरे को धोखा देना, झूठ बोलना, ये उनकी सामान्य आदत हो जाती है। वो अपने माता पिता के साथ भी छल करते हैं। बुद्ध की इसलिए बड़ा ही महत्व है बुद्ध को देखना। अगर किसी व्यक्ति के चरित्र का पता करना है तो बुद्ध का पर्वत सही ढंग से देखना चाहिए। किसी से दोस्ती करने में, किसी से संबंध बनाने में बुद्ध पर्वत का बहुत महत्व है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इन पर्वतों को स्वस्थ करने के लिए आप सबसे पहले क्या करें। देखिए, इन पर्वतों को, ये तो परमात्मीय शक्ति के द्वारा बनी हुई होती है, लेकिन जैसे परमात्मीय शक्ति से बारिश हो रही है, आप छाता लगा के आप अपने को बचा रहे हैं, वैसे इनके अविकसित या इनके दूषित होने पर आप उसको स्वस्थ करने के लिए रत्नों का प्रयोग अवश्य करें। इससे बहुत लाभ होता है। जैसे अगर बृहस्पति आपको कष्ट दे रहा है तो पीला पुखराज अवश्य धारण करें। पीला पुखराज धारण करने से आपकी बृहस्पति की जो कष्ट है उससे मुक्ति मिलेगी। अगर शनि कष्ट दे रहा है, शनि का माउंट दूषित है, तो ऐसी अवस्था में नीलम धारण करें। सूर्य अगर कष्ट दे रहा है तो माणिक धारण करें। और अगर बुध से आपको कष्ट हो रहा है तो आप पन्ना धारण करें। शुक्र से अगर कष्ट हो रहा है तो हीरा धारण करें। मंगल से अगर कष्ट हो रहा है तो मूंगा धारण करें। चंद्रमा से कष्ट हो रहा है तो आप मोती धारण करें। राहु से कष्ट हो रहा है तो आप गोमेद धारण करें। केतु से अगर कष्ट हो रहा है तो आप लहसुनिया धारण करें। आप एक और बात जान लें, इन रत्नों की अच्छी क्वालिटी में बहुत महंगा मिलता है। अगर उतना आप एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वैसे स्थिति में आप उपरत्नों को धारण करें। पर इस बात का ख्याल रखें कि उपरत्न हर 5 साल पर बदल दें। रत्न 100 वर्ष तक भी बदलने की जरूरत नहीं है, पर उपरत्न को 5 साल के बाद बदल दें। जैसे अब हम इन रत्नों के विषय में, उपरत्नों के विषय में अगले जो बार बताएंगे उसमें हम चर्चा करेंगे।